Hello students, myself Utmaram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College बीकानेर। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है अर्थक्वेक साइज। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये अपने फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है और फर्स्ट चैप्टर भी चल रहा है। इससे पहले भी 5-6 लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देखें। उनके बारे में मैंने बेसिक चीज़ें बता चुका हूं कि बेसिक टर्म्स के बारे में बता चुका हूँ। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राम यानी कैसे उनको मेजर करते हैं, सिस्मिक वेव्स, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अर्थक्वेक साइज। अर्थक्वेक साइज का मतलब क्या है? जैसे अर्थक्वेक तो दिखता भी नहीं है किसी को, तो उसका साइज कैसे नापते हैं? उसका साइज दो टर्म में अपन नापते हैं मेनली। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है इंटेंसिटी। दो टर्म होती है, एक मैग्नीट्यूड एंड दूसरा इंटेंसिटी, यानी उसका परिमाण और तीव्रता। परिमाण और तीव्रता दो चीज़ें जब अपन नापते हैं तो उससे अपन उसके साइज को डिफाइन करते हैं कि ये अर्थक्वेक कितना बड़ा है या छोटा है, लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है। तो ये दो चीज़ें अपन मेजर करते हैं। अब इनको कैसे मेजर करते हैं, ये क्या होती है, उन सब को आज अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, ये दो जो मेजर है ये होते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स, यानी एक क्वालिटी को दिखाता है, गुणात्मक दिखाता है, और दूसरा जो है वो मात्रा को दिखाता है। यानी एक तो उसकी गुणवत्ता को बताएगा, दूसरा उसकी मात्रा को बताएगा। तो जो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड, ये होता है मात्रात्मक, यानी क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है, और इंटेंसिटी जो होती है वो उसकी गुणात्मकता को दिखाता है। अब मात्रात्मक गुणात्मक क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड जो है, इंटेंसिटी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव होते क्या हैं उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव का मतलब, क्वालिटी का मतलब यानी वो कितना डैमेज करता है, वो मेनली उसकी क्वालिटी पे है। अगर कम डैमेज करेगा दैट मीन्स उसकी क्वालिटी कम है, यानी उसकी इंटेंसिटी कम है। और अगर ज़्यादा डैमेज करेगा दैट मीन्स उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। अच्छी का मीन्स उसकी जो डैमेज है वो ज़्यादा करेगा। और मैग्नीट्यूड यानी ये एक क्वांटिटेटिव मेजर से, मात्रात्मक है, यानी मात्रा से मतलब वहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी मात्रा से मतलब अपने को होता है। एनर्जी रिलीज का मतलब जब अर्थक्वेक उत्पन्न हो रहा है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही है या फॉल्ट में कहीं स्लिप हो रहा है, तो उसके कारण जो ऊर्जा रिलीज हुई है, जो मुक्त हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, ऊर्जा जो मुक्त हुई है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा को अपन निकालते हैं और उसको मेजर करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। अर्थक्वेक साइज is a measure of the qualitative and quantitative effect of the vibration produced by the earthquake। यानी भूकंप के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रभाव का मात्रात्मक और गुणात्मक मापन ही अर्थक्वेक आकार कहलाता है, साइज कहलाता है। यानी उसका दो तरीके से मेजर करेंगे अपन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव। यानी क्वालिटी कैसी है उसकी, गुणात्मक और मात्रात्मक। फर्स्ट है अपना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? जो मैग्नीट्यूड इज ए क्वांटिटेटिव मेजर्स या क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ द अर्थक्वेक साइज। यानी ये भूकंप के साइज का क्वांटिटेटिव मेजर्स है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये क्वांटिटी को बताता है, उसकी मात्रा को बताता है। इट इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। यानी अर्थक्वेक के समय, भूकंप के समय ये एनर्जी कितनी रिलीज करता है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी के अमाउंट को मेजर करना ही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड, उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज जनरली मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड जो है वो जनरली किस पे मेजर किया जाता है? रिएक्टर स्केल पे। रिएक्टर स्केल पे अपन इसकी मैग्नीट्यूड नापते हैं किसी भी अर्थक्वेक का। एट द सेम डिस्टेंस, यानी एक समान दूरी पर, यदि सिस्मोग्राफ ऑफ लार्ज अर्थक्वेक्स हैव बिगर वेव एम्पलीट्यूड देन दोज ऑफ स्मॉलर अर्थक्वेक्स। यानी अपन यहाँ बात करें, दो चीज़ें होती है। एक तो कि अगर डिस्टेंस सेम है, एक ही सेम ही डिस्टेंस है। सपोज इसका मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ। मान लो अर्थक्वेक आया है दिल्ली में,
दिल्ली में उसका अर्थक्वेक है और अपन बैठे हैं जयपुर, तो डिस्टेंस सेम ही अपन जयपुरी हैं। एक अर्थक्वेक आया है वो स्मॉल है और दूसरा अर्थक्वेक है वो लार्ज, यानी एक का मैग्नीट्यूड कम है, दूसरे का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जैसे ही अपन जिसका कम मैग्नीट्यूड होगा उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब जैसे जो अपन ने देखा था सिस्मोग्राम में, इस तरीके से वेव जो अपन रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से बनी हुई थी, ईसीजी के टाइप कुछ। तो ये जो इस एक्सिस से जो ये मैक्सिमम दूरी है ये इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, लार्जर जो अर्थक्वेक होगा, जो बड़ा अर्थक्वेक होगा उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा और जो छोटा अर्थक्वेक होगा उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा। ये अपन कह रहे हैं सेम डिस्टेंस पे, यानी दिल्ली में भूकंप आया, दोनों बारी दिल्ली में आया और दोनों बारी अपन जयपुर उसको मेजर कर रहे हैं। तो जो उसका एम्पलीट्यूड है, जो लार्जर होगा उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जो स्मॉलर अर्थक्वेक होगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। इसी तरीके से दूसरा केस होता है कि अगर कोई एक अर्थक्वेक है, एक ही अर्थक्वेक आया और अपन दो अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, दो अलग अलग जगह पे अपन देख रहे हैं। जैसे एक अपन बैठे हैं सपोज दिल्ली से जयपुर और एक बैठे हैं अपन सपोज बीकानेर। तो दिल्ली से बीकानेर की जो डिस्टेंस है वो लगभग 500 किलोमीटर और जो जयपुर की डिस्टेंस है वो लगभग 250 किलोमीटर, यानी हाफ डिस्टेंस है लगभग। तो डिस्टेंस अलग है, अर्थक्वेक जो आया है वो एक ही है, यानी उसका तो अब कोई लार्जर और स्मॉलर नहीं है, वो तो एक सिंपल अर्थक्वेक है, चाहे वो लार्जर हो चाहे स्मॉलर हो, एक ही अर्थक्वेक आया। डिस्टेंस अपनी अलग अलग है उस अर्थक्वेक के सेंटर से, एक जयपुर एक बीकानेर, यानी 250 और 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपन बैठे हैं। तो जब डिस्टेंस अलग अलग है तो अपने को एम्पलीट्यूड फिर से अलग अलग अपने को मिलेगा। जब भी अपन मेजर करेंगे तो डिस्टेंस अलग है तो एम्पलीट्यूड भी अलग मिलेगा। जो नज़दीक है, यानी जयपुर नज़दीक है तो जयपुर में एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा, बीकानेर दूर है तो बीकानेर का एम्पलीट्यूड कम मिलेगा। मीन्स जैसे ही अर्थक्वेक से अपनी डिस्टेंस बढ़ती है, अर्थक्वेक के सेंटर से अपन जैसे ही दूर जाते हैं उसकी एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, या अपन कह सकते हैं उसका जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। बिकॉज मैग्नीट्यूड जो है वो तो इट इज़ ए मेजर ऑफ क्वांटिटी मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज। एनर्जी तो उतनी रिलीज हुई है, एनर्जी तो उतनी रिलीज हुई है क्योंकि अर्थक्वेक एक ही आया है। तो वो चाहे जयपुर हो चाहे अपन बीकानेर हो, एनर्जी तो वहाँ रिलीज हो चुकी है, तो वो तो सेम है। मैग्नीट्यूड तो वहाँ उसका वही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बदल गई। जयपुर में उसकी इंटेंसिटी कुछ अलग होगी, बीकानेर में कुछ अलग होगी। तो कहने का मतलब उसका एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो गया। दो तरीके से डिक्रीज हो सकता है, या तो डिस्टेंस बढ़ जाए या फिर अर्थक्वेक है वही स्मॉलर आ जाए। चलो, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मैग्नीट्यूड का। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिएक्टर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले रिएक्टर स्केल दिया था मैग्नीट्यूड के रूप में मेजर करने के लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी डिफाइंड एज लॉगरिथम बेस 10, यानी लॉग बेस 10 ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए। और एम्पलीट्यूड ए जो है वो अपने को माइक्रोन्स में रखना होता है। माइक्रोन्स का मतलब होता है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, या फिर 10⁻³ mm, यानी 1/1000 mm। तो जो रिएक्टर है, रिएक्टर ने मैग्नीट्यूड को डिफाइंड किया कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है वो m बराबर log बेस 10 a, जहाँ a आपको माइक्रोन में रखना है, 10⁻⁻6 मीटर में या 10⁻³ mm में आपको रखना है, ऑफ द ग्राउंड मोशन ऑन ए स्टैंडर्ड सिस्मोग्राफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम ईपी सेंटर। यानी जो ईपी सेंटर है आपका, उस ईपी सेंटर से 100 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे अगर अपन मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वहाँ का अपन पहले एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राम की सहायता से, और सिस्मोग्राफ की सहायता से अपन एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे। उस एम्पलीट्यूड का अगर अपन लॉग ले लेंगे, जिसका लॉग का आधार जो है बेस होना चाहिए 10, लॉग बेस 10 एम्पलीट्यूड अगर रखेंगे तो वो अपने को मिल जाएगा उस जगह पर उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। और जो मैग्नीट्यूड है उसमें अपने एम्पलीट्यूड जो रखना होगा ए, वो 10⁻⁻6 मीटर में या फिर 10⁻⁻3 mm में रखना होगा, यानी कहने का मतलब माइक्रोन में उसको रखना होगा। और ये जो स्केल है, दिस स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल मैग्नीट्यूड स्केल। ये जो स्केल है वो कहलाएगा लोकल मैग्नीट्यूड स्केल, यानी अपन एक लोकल जगह पर, यानी
आप बीकानेर पे निकालोगे तो वो अलग आएगा, फिर जयपुर में निकालोगे तो वो अलग आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बिकॉज आप उस लोकल एरिया पे उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो कि वो एनर्जी वहाँ तक कितनी पहुँची, जो रिलीज एनर्जी हुई है वो उस जगह पे कितनी इफेक्ट डाल रही है, कितनी वहाँ पे पहुँची। इसीलिए इसको बोलते हैं लोकल मैग्नीट्यूड स्केल, बिकॉज डिस्टेंस 100 किलोमीटर फिक्स है। तो 100 किलोमीटर के जितने एरियाज है उन सब में अपन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले अपने को सिस्मोग्राफ एंड सिस्मोग्राम की सहायता से एम्पलीट्यूड देखना पड़ेगा, और उस एम्पलीट्यूड की सहायता से फिर अपन उसका लॉग बेस 10 ले लेंगे तो अपने को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और वो ये क्योंकि ईपी सेंटर पे न होके 100 किलोमीटर उससे दूर है और अलग जगह पे अपन निकाल सकते हैं, अलग अलग जगह पे, इसीलिए इसे लोकल मैग्नीट्यूड स्केल भी बोलते हैं। और इस स्केल में जो नंबर्स है वो अपने को एक होल नंबर्स होते हैं, यानी संपूर्ण संख्या होती है। इन दिस स्केल होल नंबर्स आर यूज टू डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए होल नंबर होते हैं, जैसे M1, M2, M3, M4, M6, M7, M5, इस तरीके से होल नंबर्स होंगे। यानी उसमें कभी भी M5.5 या M6.4 ऐसे नहीं होगा। इंटेंसिटी में जबकि दशमलव में भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड है वो होल नंबर्स में होगा। फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड द वेव एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स। यानी अगर अपने जो मैग्नीट्यूड में अगर 1 यूनिट अपन इंक्रीज करें, यानी अपन सपोज M4 से M5 में जाएं, तो जो एम्पलीट्यूड है वो कितना इंक्रीज होगा? 10 नंबर्स, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज अपन लॉग बेस 10 ले रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड अगर 10 है तो लॉग 10 क्या हो जाएगा? 1। लॉग 100 10 क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 100 जो है 100 का लॉग कितना हो जाएगा? 2। तो यानी M1 2, 1 से 2 में जाने में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 10 से 100। इसी तरीके से 3 से अगर M3 की बात करें तो एनर्जी क्या आ जाएगी? 1000। एम्पलीट्यूड जो है वो 1000 हो जाएगा, 1000, यानी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और जो एनर्जी रिलीज्ड है वो 31 टाइम्स एनर्जी रिलीज्ड इंक्रीज हो जाती है। जैसे अपने सपोज एग्जाम्पल भी लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी रिलीज्ड इन M60 अर्थक्वेक, जो M6 अर्थक्वेक है उसकी एनर्जी जो है वो M5 के कंपैरिजन में 31 टाइम्स होगी। इसी तरीके से अगर M4 के कंपैरिजन में देखें तो 31 फिर इंटू 31 अपन लगभग करेंगे तो लगभग 900 टाइम, लगभग 900 टाइम इंक्रीज हो जाती है। अगर 2 M बढ़ गए तो M4 से M6 की बात करें तो M6 की जो एनर्जी है वो M4 से लगभग 900 गुना ज़्यादा होगी। और ज़्यादातर जो एनर्जी होती है, मोस्ट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड गोज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड फ्रैक्चरिंग द रॉक्स, यानी ज़्यादातर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के रूप में बदल जाती है और या फिर चट्टानों को फ्रैक्चर करने में, उनको तोड़ने में चली जाती है। कुछ बची हुई एनर्जी है वो सिस्मिक वेव्स के रूप में अपने पास आती है और ग्राउंड को मोशन करवाती है, उसको वाइब्रेट करवाती है, कंपन करवाती है। ये आपको रिलेशन दिया गया है। ए रिलेशन बिटवीन एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय रिएक्टर एज फॉलोज। ये रिएक्टर ने एनर्जी रिलीज के और मैग्नीट्यूड के दोनों का आपस में संबंध आपको दर्शाया है। log 10E, ये log बेस है 10, log बेस 10E यानी एनर्जी इज इक्वल टू 11.4 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई M। यानी अगर आपको एनर्जी रिलीज देखनी है या एनर्जी रिलीज है आपके पास तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, या मैग्नीट्यूड है तो आप फिर एनर्जी रिलीज निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे? एम्पलीट्यूड से निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, M इज इक्वल टू log 10A, वहाँ से M आ जाएगा, M यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा? E, यानी एनर्जी रिलीज्ड आपको मिल जाएगी। यहाँ पे E क्या चीज़ है? E एनर्जी रिलीज्ड है और M है मैग्नीट्यूड ऑन रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पे आपको M रखना है, M 5, 6, 7, 8 कैसे कुछ भी हो सकता है। देर आर अनोदर मैग्नीट्यूड स्केल्स, जैसे ये था लोकल मैग्नीट्यूड स्केल, इसी तरीके से कई और मैग्नीट्यूड स्केल भी है, जैसे बॉडी वेव मैग्नीट्यूड, यानी जब बॉडी वेव का एम्पलीट्यूड अपन लेके मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कहलाएगा बॉडी वेव मैग्नीट्यूड। सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, इसी तरीके से अगर सरफेस वेव का एम्पलीट्यूड लेके अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कहलाएगा सरफेस वेव मैग्नीट्यूड। एंड वेव एनर्जी मैग्नीट्यूड, यानी एनर्जी से जिस तरीके से अपन निकालते हैं तो वो कहलाएगा वेव एनर्जी मैग्नीट्यूड। और जो बहुत छोटे अर्थक्वेक्स होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्मॉल अर्थक्वेक कैन बी 0 और इवन नेगेटिव, यानी बहुत छोटे अर्थक्वेक की एम्पलीट्यूड कम होने के कारण उनका मैग्नीट्यूड है वो लगभग क्या हो सकता है? 0
या नेगेटिव भी हो सकता है, 0 या नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि log 10 1 उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके नीचे जो भी आएगा 1 के नीचे एम्पलीट्यूड तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो ये अपन ने देखा कि अर्थक्वेक साइज क्या होता है, जिसमें अपन ने देखा कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी उसके बारे में, फिर अपन ने देखा अर्थक्वेक साइज। नेक्स्ट जो अपना है वो इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी जैसे कि पहले भी मैंने बताया, इंटेंसिटी एक क्वालिटिव मेजर्स है। क्वालिटिव मेजर्स का मीन्स यानी उसकी क्वालिटी बताता है कि अर्थक्वेक की गुणात्मकता कैसी है। गुणात्मकता यहाँ अपने डैमेज से देखते हैं, कहने को तो वो खराब होना चाहिए कि उसने ज़्यादा डैमेज किया, लेकिन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम, तो ज़्यादा होने का मतलब जो ज़्यादा डैमेज करेगा, कम होने का मतलब जो कम डैमेज करेगा। सिंपल सा मीनिंग ये है। तो यहाँ से अपन देखते हैं इंटेंसिटी इज एक क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का एक गुणात्मक मापन है। इट इज वे ऑफ मेजरिंग और रेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक एट डिफरेंट साइट, यानी अलग अलग जगहों पर अर्थक्वेक के प्रभाव को दर्शाने की एक विधि है इंटेंसिटी। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज रोमन न्यूमेरिकल्स। इसको रोमन न्यूमेरल से अपन डिफाइन करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। द असाइनमेंट ऑफ इंटेंसिटी डज नॉट रिक्वायर एनी इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स, यानी उसको अपन किसी इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड पे अपन इंटेंसिटी को मेजर नहीं करते हैं, अपन उसके डैमेज से उसको रिकॉर्ड करते हैं। इट डिपेंड्स वेरी मच अपॉन द विजुअल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, यानी ये लोगों के आंखों देखा हाल जिसे अपन कहते हैं, जो फील करते हैं, जो उसकी हिसाब से इसको अपन इसका ऑब्जर्वेशंस करते हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। इंटेंसिटी डाटा आर वेरी मच यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिस्मिक रिस्क मैप ऑफ एन एरिया ऑफ कंट्री। किसी भी देश के भाग के जो रिस्क फैक्टर है उसको डिफाइन करने के लिए अपने पास इंटेंसिटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी जहाँ ज़्यादा डैमेज होता है उस जगह पे वो ज़्यादा रिस्की एरिया हो जाएगा, और जहाँ कम डैमेज होगा वो कम रिस्की एरिया होगा। और डैमेज किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे, क्योंकि इंटेंसिटी है वो खुद ही फाइंड आउट अपन डैमेज से करते हैं कि कितना डैमेज हो रहा है, उसके हिसाब से उसकी इंटेंसिटी डिफाइंड की जाती है। दीज मैप्स हैव गोट वेरियस यूजेज लाइक प्लानिंग, सेफ साइट फॉर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक लार्ज डैम्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हिस्टोरिक सिस्मिसिटी ऑफ एन एरिया। यानी ये जो मैप अपन बात कर रहे हैं, सिस्मिक रिस्क मैप जो बनाते हैं अपन किसी भी कंट्री का, जैसे अपने कंट्री जो है इंडिया, उसको 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। पहले 5 सिस्मिक जोन थे, फिर फर्स्ट और सेकंड जोन को मर्ज कर दिया और सेकंड बनाया सिंपल, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 ही जोन अपने अब करंट में सिस्मिक जोन से। तो ये रिस्क के हिसाब से जैसे सेकंड जोन कम रिस्क है और फर्दर इंक्रीज होते होते जो फिफ्थ जोन है वो सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आता है, सबसे ज़्यादा रिस्क वाला है। तो इस मैप की सहायता से अपन जो साइट है इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की, उनको प्लान कर सकते हैं। यानी अगर मान लो कहीं अर्थक्वेक जोन 5th है, तो वहाँ अगर अपन डैम बना रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा अपने को डिज़ाइन के पर्पज से देखना पड़ेगा, या फिर अपन कहीं अल्टरनेट ढूंढेंगे कि इसकी बजाय कहीं अगर दूसरी जगह जहाँ जोन 3 हो, अगर ऐसा हो सकता है संभव कि इसको डैम को थोड़ा आगे या पीछे कर लें ताकि जोन अपन 3 में आ जाएँ, तो थोड़ा बेटर रहेगा 4 और 5th की बजाय। काफ़ी कुछ आपको डिज़ाइन में अंतर मिलेगा और काफ़ी कुछ आपका रिस्क है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट का है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी डिज़ाइन करना है तो आप चाहोगे कि कम अर्थक्वेक रिस्क जोन वाले में डिज़ाइन करें। तो वो पता कैसे चलेगा कम अर्थक्वेक जोन रिस्क का, वो सिस्मिक रिस्क मैप से। और सिस्मिक रिस्क मैप अपन किससे बनाएंगे, इंटेंसिटी जब पता होगी तभी अपन सिस्मिक रिस्क मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी जो इंटेंसिटी है अपने अर्थक्वेक की, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर पे निर्भर करती है, वो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट फैक्टर है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, यानी अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड पे। सिंपल सी बात है, जितना अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, तो वो सिंपल सी बात है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, सिस्मिक वेव्स स्ट्रॉन्ग बनेगी तो वाइब्रेशंस ज़्यादा करेंगे, और वाइब्रेशंस ज़्यादा करेगी तो वो डैमेज ज़्यादा करेगी, और डैमेज ज़्यादा होगा दैट मीन्स इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम हाइपो सेंटर और ईपी सेंटर। हाइपो सेंटर और ईपी सेंटर से अगर डिस्टेंस है, तो पहले भी अपन डिस्कस करें कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। वही जो एग्जांपल मैंने दिया था दिल्ली और जयपुर बीकानेर का,
अगर दिल्ली में भूकंप आया है तो जयपुर में ज़्यादा दिक्कत आएगी बजाय बीकानेर के, क्योंकि बीकानेर ज़्यादा डिस्टेंस पे। इसी तरीके से अगर जैसलमेर तो वहाँ और कम होगी, क्योंकि जैसलमेर और ज़्यादा दूरी पे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी एपी सेंटर और हाइपो सेंटर से, वैसे वैसे उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी कम होती जाती है। टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल, फाउंडेशन मटेरियल का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आपका फाउंडेशन मटेरियल कुछ ऐसा है जो कि उसको सोक कर लेता है, यानी वाइब्रेशंस को सोक कर लेता है, तो डैमेज कम होगा। और अगर आपकी फाउंडेशन ऐसी रिजिड है जो कि एज इट इज वाइब्रेशन आपको आगे पास कर रही है, ग्राउंड का वाइब्रेशन स्ट्रक्चर पे आ रहा है डायरेक्ट, तो वहाँ पे फिर जो है वो इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। इसी तरीके से बिल्डिंग स्टाइल, आपकी बिल्डिंग किस स्टाइल की बनाई है, अगर आपकी सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, दो ही बिल्डिंग है, एकदम रिजिड बिल्डिंग और बॉक्स रिएक्शन की तरह काम कर रही है, तो डैमेज कम होगा, यानी इंटेंसिटी कम दिखाएगा। और अगर आपकी स्ट्रक्चर टॉल स्ट्रक्चर है और आपने ज्योमेट्री आपकी कुछ इस तरीके से अनसिमेट्रिक ज्योमेट्री है स्ट्रक्चर की, तो वो जो है उससे आपका इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर स्ट्रक्चर अच्छा है तो, स्ट्रक्चर अगर आपका टॉल है और स्ट्रक्चर टॉल है तो आपकी इंटेंसिटी है वो ज़्यादा दिखाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग, शेकिंग की ड्यूरेशन, यानी जितना शेक ज़्यादा करेगा, टाइम ज़्यादा होगा, उतनी इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। अगर कम टाइम के लिए आया तो स्ट्रक्चर बच सकता है, ज़्यादा टाइम तक अगर वो शेक करता रहेगा तो वो स्ट्रक्चर फेल होने की संभावनाएं बनी रहेगी। ये सारा मैंने डिस्कस किया, जो है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, टाइप ऑफ फाउंडेशन मटेरियल, बिल्डिंग स्टाइल, ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग, ये सब चीज़ें हैं। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फैक्टर्स है जिन पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस अच्छे से। और उसके साथ साथ अपन एक ये मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का डिफरेंस जो है, दोनों में कंपैरिजन है, वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच तब तक के लिए। देखें आप इसको और अपने साथियों को इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें। आपके कॉलेज के हों, दूसरे किसी कॉलेज के हों, पॉलिटेक्निक कॉलेज के हों, इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, किसी के भी स्टूडेंट हो, आप इनको शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी इसका बेनिफिट मिले। और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश में आपको लिखा है, ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आप एक तरह से नोट्स के तौर पे भी आप इनको काम में ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप इनका नोट्स बना सकते हो, या वीडियो को बार बार देख के नोट्स बना सकते हो। इसी तरीके से हिंदी मीडियम में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ज़्यादातर हिंदी में कर रहा हूँ, तो आप हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार देख के फिर नोट्स अच्छे से अपने प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसको देखें और अपने साथियों तक पहुँचाएँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।